नमस्कार दर्शकों, मैं दामिनी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हिंदुस्तान समाचार से। इस वक्त हमारे साथ अमिताभ सोनी जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कई लोगों की मदद की है एजुकेशन में। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कई सारे गाँव की मदद की है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमें पता चला है कि आप यूके में जॉब करते थे। आज की जो जनरेशन है वहाँ पे ऐसा है कि लोग, जो यूथ है, वो खासकर बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं देश को छोड़ के। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या वजह थी कि आप यूके से, इंग्लैंड से अपनी जॉब छोड़ के इंडिया वापस आए? देखिए, मेरी व्यक्तिगत जो योजना थी जीवन को लेकर, उसमें ये हमेशा से था कि मुझे बाहर जाना है और भारत वापस आना है। तो ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पे रहा और मुझे एकदम से लगा कि अब तो बहुत हो गया यहाँ पे, मुझे वापस जाना है। तो ये विचार नहीं था। विचार यही था कि वहाँ जाकर देखना है कि एक छोटा सा देश, द्वीप जो है, छोटा सा द्वीप है इंग्लैंड, ब्रिटेन, तो वो आधी से ज़्यादा दुनिया पर कैसे राज कर पाया, उनमें कुछ तो विशेषता होगी। और जो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है, तो वो भी सीखना था। और वहाँ सीख कर वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्राफ्ट हो सकती हैं। तो इसको समझने के लिए मैं वहाँ पे गया था और उस योजना के तहत उसको समझकर मैं वापस आ गया। शायद आपके प्रश्न का जवाब दे दिया। यस सर, जब आप 2014 में यहाँ वापस आए थे, तो सबसे पहले आपने जो काम किया था वो क्या था? देखिए, सबसे पहले मुझे आकर यहाँ पर देखना था कि किसी भी प्रकार का सार्थक काम मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य करना था। तो चूँकि मैं, जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं, उस समय से ही मैं ग्रामीण परिवेश से, हमारे जो स्लम्स हैं उनसे, हमारे जो बंधु रहते हैं, वनवासी बंधु, जनजातीय बंधु, तो उनके साथ पहले काम कर चुका था। तो मुझे एक विश्वास था कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि उनके मानस को और मेरे मानस को मैं जानता हूँ। तो मुझे अंत में यही लगा कि मुझे किसी ऐसे गांव में जाना चाहिए जहाँ जो वनवासी बहुल हो, जनजातीय समाज रहता हो। तो उसको मैंने ढूंढा भोपाल में आकर। तो करीब मुझे 6 महीने लगे, क्योंकि हमारा जो गांव है, जो हमारा एपिसेंटर है, जहाँ पर हम लोग गतिविधियाँ करते हैं, वो केकड़िया गाँव है। वो भोपाल का सबसे बड़ा जनजातीय गाँव है। अब ये शासन के लेखे जोखे में ये अब आ रहा है, तब नहीं था जब मैं ढूंढ रहा था इसको 6.5 साल पहले। तो वहाँ पर काम हम लोगों ने यही सोच के शुरू किया कि वो सार्थक रहेगा। तो मेरा जो फोकस है वो सफल जीवन से अधिक एक सार्थक आपका जीवन कैसे हो सकता है, उस पर रहा। और वो गांव मिल गया और वहाँ पे काम शुरू किया। सर, आपने कहा कि आपको एक ऐसे गांव की तलाश थी जो आदिवासी हो, जनजाति हो। तो ऐसी क्या वजह थी कि आपको जनजाति और आदिवासी गांव ही चाहिए था? देखिए, अधिकांश लोगों को लगता है कि हम जाके गांव को ठीक कर दें, है ना, उनको समझा दें कि जीवन जीने का क्या तरीका है, उनको भी डेवलप कर दें, उनको भी मॉडर्न बना दें, कंप्यूटर सिखा दें, इंग्लिश सिखा दें, उनको नौकरियां दे दें। चूँकि मैं ऐसे लोगों के साथ रहा, श्री हर्ष चौहान रहे, श्री रणवीर सिंह भदौरिया रहे, श्री अभय जैन, ऐसे लोग रहे जिनसे मैं समझ पाया, श्री मिलन दांडेकर रहे, पद्मश्री महेश शर्मा जी रहे, इनके सानिध्य में मैं बचपन से था। तो डॉक्टर सुभाष बारोट रहे, तो ये सब मेरे मेंटर्स रहे। तो इनसे मैंने सीखा कि ये जो जनजातीय समाज है, इनसे पूरे देश को सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये शायद आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि इनसे क्या सीख सकते हैं इन समाजों से। तो भारत जो बसता है, हमारे गांव में बसता है। ये एक थोड़ा सा क्लीशे टाइप अब हो गया ऐसा बोलना, लेकिन क्योंकि मैं इसको भोगता हूँ, अभी भी भोग रहा हूँ, तो ये सीख हमारे गांव से आती है कि पर्यावरण हितैषी व्यवस्था कैसे हो सकती है। सारी जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर दुनिया भर में, वो ये बोलते हैं कि आपको फिर से जंगल उगाने पड़ेंगे, और वही सबसे श्रेष्ठ पथ है हमारी जो सभ्यता है उसके लिए। लेकिन उसमें रहना और वो स्किल्स डेवलप करना है कि आप कैसे रह सकते हो वहाँ पे शेर भी रहते हैं, भालू भी रहते हैं, उनके बीच में कैसे रहना। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा, या शहर के लोगों को नहीं पता है कि आपको शेर से बचने की या टाइगर से बचने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको डर रहता है भालू का, क्योंकि शेर कभी भी अनप्रोवोक्ड अटैक नहीं करता है। इन गाँवों में अभी तक दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से भयाक्रांत नहीं है।
मैं कई बार बोल चुका हूँ कि शहरों में सबसे अधिक प्रदूषण है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, वेहिकुलर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स शहरों में सबसे ज़्यादा है, सुसाइड रेट्स, डिवोर्स रेट्स, क्राइम रेट सबसे ज़्यादा शहरों में है। और ये एक फेल्ड व्यवस्था है। ये जो आपकी मॉडर्न व्यवस्था है, हमारी जो मॉडर्न व्यवस्था है, ये फेल हो चुकी है। फिर भी हमको लगता है कि हमको गाँव जाके ठीक करना है लोगों को। तो ये जो हमारे दोहरे मापदंड हैं, गांव के व्यक्ति के पास आप जाइए, वो सहज होता है, सरल होता है, उसको मार्केटिंग नहीं आती, उसको बहुत अच्छा धारा प्रवाह हमारी तरह बोलना नहीं आता है ना, उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना भी नहीं आता है उसको। और ये वैसी ही बात है कि भाई जलेबी का या रसगुल्ले का स्वाद कैसा है, तो वो खा के ही समझ में आता है आपको। तो गांव में आप जब तक नहीं जाएंगे और जब तक वो आपकी जो चेतना है उसको नहीं बदलेगा, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि गांव से आप क्या सीख सकते हैं। कई लोग, हमारे 50 बच्चे करीब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये रहता है कि हमारा ये जो बच्चा है, इसकी जो सहजता है, इसका जो इनोसेंस है, मासूमियत है, ये ऐसी की ऐसी कैसे बनी रहे। हमको एस्ट्रोनॉट नहीं बनाना है, उसको पायलट नहीं बनाना है ना, उसको बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बनाना है, वैज्ञानिक भी नहीं बनाना है। ये अभी जैसा है, ये इस गाँव का जैसा मानस है, इसको हम लोग रेफ्रिजरेट कैसे कर सकते हैं। आप शहरों को भी भूल जाइए कि आपको शहरों को ठीक करना है, लेकिन अभी जो व्यवस्था है आपके पास, वो जो बनी हुई है, वो जो सहजता है, ये जो मैंने बोला कि दरवाजे ही नहीं, जो एक दूसरे से लोग भयाक्रांत नहीं है। ठीक है, वो गरीब हैं, लेकिन महिलाएं भी रहती हैं। कई लोग बोलते हैं कि उनके पास है ही क्या जो लूट पाएंगे, लेकिन उनकी मर्यादा तो है, महिलाएं हैं, है ना। आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हो, लेकिन आप शहर में ऐसे दरवाज़ा खोल के रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इनका संरक्षण, संवर्धन कैसे हो सकता है? सबसे पहली चीज़ हम लोग यही प्रयास करते हैं कि हम लोग उनसे कैसे सीख पाएँ। एक तो वैसे कैसे बने रहें जैसे हैं, और ये एक, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इट्स अ वेरी ट्रिकी बैलेंस, कि भाई इसको आप कैसे बना के रख पाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं हो सकते। तो हम लोगों ने वहाँ पे आईटी लैब खोली है, जिसके माध्यम से आईटी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं लेटेस्ट, वो उन तक कैसे पहुँचे। तो उसी लैब में हम लोग छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, आईटी प्रोजेक्ट्स, डेटा एंट्री के। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे सीख सकते हैं इन चीज़ों को वहीं पर रहते हुए। तो सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि वहाँ के लोग वहीं रुके रहें, उनको शहरों तक ना पहुँचना पड़े। देखिए क्या होता है कि आप, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग गाँव से हैं, जब एक गांव का युवा जाता है शहरों में, तो उसके ऊपर प्रेशर आता है टू ब्लेंड इन। ब्लेंड मतलब हमारे जैसा दिखने का, कि वो भी जीन्स पहने, वो भी बाइक पे आए, उसके पास भी एक स्मार्टफोन हो, जो लिंगो हम लोग बोलते हैं, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वो भी उस प्रकार की भाषा बोले। लेकिन चूँकि उसका एक अनुभव जो है, उसका जो वैल्यू सिस्टम है, जीवन मूल्य आपसे बहुत अलग है, तो उसको 2-2.5 साल 3 साल के ग्रेजुएशन में नहीं बदल सकते। तो वो उसको कहीं छोटी मोटी कोई नौकरी फिर शहर में मिल जाती है। शहर के जो टीपीएस में पढ़े हुए लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, जो हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं, जो अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल लेते हैं, उनको अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं, एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते हैं। लेकिन वो बच्चा जो है गांव से आया हुआ है, वो नहीं क्रैक कर पाता है, तो वो एक छोटी नौकरी लेके किसी स्लम में रहना शुरू कर देता है, और वहाँ से जो उसके सेल्फ एस्टीम पे जो आघात होता है, वो अकल्पनीय है। तो हमारा जो मॉडर्न सिस्टम है, जो सोच है कि इनको मुख्य धारा में लेके आना है। आप किसी भी ट्राइबल अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, उसके वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो उनका मुख्य उद्देश्य है कि जनजातीय समाज को मुख्य धारा में मिलाना है। जो जनजातीय समाज है, जो गांव है, वो मुख्य धारा है, हमको उनमें जाके मिलना है, और मॉडर्निटी को भी या साइंस को भी, टेक्नोलॉजी को मिलाना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये केवल गांव में जाके उनका उन्नयन, उत्थान करना, ये सबसे खराब अप्रोच है, सबसे रुग्ण मानसिकता का ये प्रतीक है। तो हमको वातावरण जो बनाना है, वो ऐसा बनाना है कि हम लोग उनसे कैसे सीख पाएँ, और जो स्किल्स हैं, जैसे आप कैमरा लेके बैठे हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, हम लोग स्पेस में जा रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक है, आप कुछ उनको बता सकते हैं, तो ये स्किल्स दे सकते हैं आप उनको। लेकिन जहाँ तक जीवन मूल्य की बात है, वो आपको गांव से ही सीखना पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है। सर, आपका जो एनजीओ है, अवध्या एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, उसमें कितने लोग आपके सहयोगी हैं, और आप आगे और किस दिशा में कार्य करेंगे, क्या क्या गोल्स है आपके, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, एक जो सबसे बड़ी गलती एनजीओ करते हैं, उनको अपना काम फैलाना होता है कि हमारा 25 गांव में, 50 गांव में या 250 गांव में काम है। हमारा
जो काम है अभी 6 सालों में लगभग 6-7 गाँव में ही पहुँच पाया है। तो एक ये जो कॉरपोरेट जिसमें मैंने भी काम किया है कि इसको स्केल अप कैसे करेंगे आप। मुझसे एक बार किसी ने पूछ लिया था कि आप स्केल अप कैसे करेंगे इसको, आपने ठीक है अभी 1 साल 2 साल में अच्छा कर लिया है। तो मैंने बोला कि हमारे पास कोई ऐसी योजना नहीं है। गाँव में या सामाजिक क्षेत्र में कोई भी काम शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको सस्टेन कर पाना, उसको चलाना, ये बहुत मुश्किल होता है। हमारी बहुत बड़ी टीम नहीं है, हमारे पास करीब 6 लोग पेरोल पे हैं और बाकी सब वॉलंटरी काम करते हैं। हमारे पेट्रन्स हैं जो उसको सहयोग भी करते हैं। हमें कोई भी सरकारी फंडिंग नहीं मिलती है, हम बहुत उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं। कारण ये है कि समाज को समाज की चिंता करनी चाहिए। तो हमारा जो अधिकांश जो सहयोग है वो जन सहयोग से ही काम चलता है, और काम छोटा हो लेकिन सच्चा हो, सत्यनिष्ठ हो, ये अधिक आवश्यक है। बनस्पत इसके कि मेरा नाम हो जाए, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं या सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाऊं, बहुत सारे टीवी चैनल्स मेरा इंटरव्यू करें, तो ये एक रुग्ण मानसिकता की शुरुआत होती है और हम लोग ये भूल जाते हैं कि वास्तव में जो शिक्षा है, द एक्चुअल एजुकेशन दैट अकर्स इज व्हेन द जनरेशन राइट नेक्स्ट टू यू, जैसे आप लोग हैं, आप मुझसे क्या सीख पा रहे हैं जो मैं रोज़ कर रहा हूँ। आप यदि मुझसे ये सीख पा रहे हैं कि अरे सर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे टीवी चैनल आते हैं, उनका नाम है, अगर यही सीख पा रहे हैं तो ये मेरी विफलता है, दिस इज़ माई पर्सनल फेलियर, कि अगर मैं आपको यही सिखा पा रहा हूँ। लेकिन यदि मैं ये सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को और आप सीख पा रहे हैं देख कर, बोल के नहीं, भाषण तो कोई भी दे सकता है। यदि मेरा जीवन ऐसा है कि हाँ, इन्होंने जो जीवन के निर्णय लिए कि गाँव में रह के काम करना, गाँव के लोगों का सम्मान करना, उनको समझना, एक नई चेतना का निर्माण करना, है ना, और नाम, पैसे एट्सेट्रा एट्सेट्रा के पीछे ना भागना, यदि मैं नहीं सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये फेलियर है पूरा ये हम लोगों का उद्देश्य है। सर, जब आपने ये सेटअप किया होगा, जब आपने अपना एनजीओ स्टार्ट किया होगा, तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आए होंगे, कई सारी मुश्किलें आई होगी। तो मैं आपसे उन चैलेंजेस के बारे में जानना चाहती हूँ और आपने उनको कैसे ओवरकम किया, ये भी आप मुझे बताइए प्लीज़। देखिए, मैं एक सैनिक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वहाँ से ये सीखने को मिला कि आप जहाँ भी लगे हैं वहाँ लगे रहें। आप अगर कोई दौड़ रहे हैं, और सामाजिक कार्य जब आप करते हैं तो वो 100 मीटर की रेस नहीं है, वो एक मैराथन है। उसमें आपको भागना होता है, कभी तेज़ भागना होता है, कभी धीरे भागना होता है, कभी बहुत धीरे आपको भागना होता है, लेकिन भागते रहना आपको आवश्यक है। उसमें कई बाधाएं आती हैं, कई बार रिसोर्सेज पैसे को लेके आती हैं, कई बार आपकी टीम के लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग नए जुड़ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको ये देखना होता है कि आप स्वयं आपके साथ हैं कि नहीं। मुझे कई युवा आके बताते हैं, मेरे मित्र भी बताते हैं कि अरे वो हमने काम शुरू किया था, फिर वो 6 महीने बाद बंद हो गया। तो मैं पूछता हूँ क्यों बंद हो गया? बोले अरे सब छोड़ के चले गए। तो मैंने बोला तुम तो थे ना, तुम अगर कहीं गांव में जाके काम कर रहे थे तो वो तो चलता रहता। पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं तो आप गांव जा तो सकते हो ना, बैठ तो सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, 2 फ़ोन लगा के 4 लोगों के काम तो कर सकते हो ना। तो ये जो भाव है ये हमारे अंदर से चला जाता है। और मुश्किलें तो आती हैं, अभी भी आती हैं हमेशा। कोई भी देखिए, फिज़िक्स का नियम है कि नो मोशन इन लाइफ इज़ लिनियर। कभी भी कोई भी जो मोशन है वो सीधा नहीं होता है। तो ऐसी अपेक्षा ही क्यों रखना। और जब आप किसी ध्येय को लेके चल रहे हैं तो संघर्ष निश्चित है, तो संघर्ष से घबराना भी क्यों। तो संघर्षमय जीवन रहेगा आपका, ये तो मान के चलना चाहिए आपको। और यदि संघर्ष नहीं करना है तो फिर गांव की तरफ, सामाजिक कामों की तरफ नहीं आना चाहिए। फिर उसके लिए पैसा कमाने के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आप वहाँ पे जाएं और सेल्फिश स्वार्थियों के काम करें। सर, आपने जैसे कहा कि कई सारी मुश्किलें आती हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कई सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम स्ट्रगल करते करते थक जाते हैं और फिर हमारा मन करता है कि छोड़ दो। आपकी लाइफ में कभी ये पॉइंट आया है? बहुत बार आया है, अभी भी आता है। डिप्रेशन भी होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ और हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, वो झूठ बोलते हैं, या फिर वो ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी तो वो स्टेज नहीं आई है, मैं भी परेशान होता हूँ। लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द है रेजिलियंस। तो रेजिलियंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ स्ट्रेस। तो वो आपका कितना है। ठीक है, कोई समस्या आई, आप परेशान होंगी, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, मैक्सिमम 1 दिन,
तो इससे ज़्यादा मैं अपने आप को टाइम नहीं देता हूँ कि आप परेशान रहे तो रहे, ठीक है। फिर आपको अपने आप को बताना पड़ता है कि ठीक है भाई, मस्तिष्क है आपका, परेशान होगा, वो इंस्ट्रूमेंट है एक मस्तिष्क जो है आपका। तो आपको बताना पड़ता है कि ठीक है, तुमको परेशान होना था, तुम परेशान हो लिए, अब हम इससे बाहर आ रहे हैं, और तुमको परेशान होना है तो तुम रहो, मैं तो चला, मैं काम करने चला। सो दिस इज़ हाउ यू डू सेल्फ टॉक। आपको अपने आप से बात करनी पड़ती है और उससे बाहर आना पड़ता है आपको, और आप करते रहो। आप उसको प्रोसेस की तरह देखो। आपको अपने मस्तिष्क को भी एक प्रोसेस की तरह ही देखना पड़ता है कि ठीक है, ये तो थोड़े से में खुश हो जाता है, फिल्म देखने जाता है तो ये रोने लगता है, हॉरर फिल्म देखता है तो उसको डर लगने लगता है ना, और जो बिल्कुल सेट स्टेज होता है उस पर जो जोक्स होते हैं उस पर हंस भी देता है। तो आपका जो चित्त है उसकी वृत्ति को आपको समझना होता है, और आपको अपने आप को उससे अलग करना होता है कि मैं चित्त नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ, क्या कहते हैं जिसको, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ मैं तो स्वयं ईश्वर की प्रतिमा हूँ मैं तो, है ना। तो वो आपको याद दिलाना पड़ता है अपने आप को। तो आप यदि इस फॉर्मेट पे काम कर पाते हैं तो आप लंबा काम कर पाते हैं, नहीं तो आप हताश होते रहते हैं कि अरे मुझे तो सिर्फ हिंदुस्तान समाचार के लोग ही इंटरव्यू करने आए, NDTV नहीं आया और रिपब्लिक नहीं आया, अभी तक इतनी उम्र हो गई है, प्रणव ने एक भी बार मुझे नहीं बुलाया अपने मेन शो में, है ना। तो यदि आप ऐसी अपेक्षा रख के चलते हैं तो आप सामाजिक कार्य बहुत सत्यनिष्ठा से बहुत लंबे समय तक आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो ऐसे गोल रख के चलता है व्यक्तिगत कि मुझे तो यहाँ पहुँचना है, मेरा इतना नाम होना चाहिए, और वो मेरा क्लासमेट है वो वहाँ पहुँच गया और देखो मैं यहीं पे हूँ, तो ऐसे लोग थकने लगते हैं। फिर वो सत्यनिष्ठा और कर्मठता और वो सारे जो सात्विक भाव हैं, धार्मिक भाव हैं, आपसे जाने लगते हैं। तो ये रखना ही नहीं चाहिए सब काम। सर, आप इतने सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना या फिर कोई ऐसी शख्सियत जिनने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो ये सब करने के लिए? ऐसे संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन से मैं प्रेरित होता रहा हूँ, अभी भी होता रहता हूँ। और ऐसा मत सोचिए कि ये मुझसे बहुत उम्र में बहुत बड़े लोग हैं, कुछ लोगों की उम्र शायद आपके जितनी भी होगी। तो एक बार फील्ड मार्शल मानेकशॉ से पूछा था एक पत्रकार ने कि डू यू हैव अ मैसेज फॉर द सोल्जर हु इज़ ऑन द फ्रंट। तो वो फील्ड मार्शल थे तब, 70 के ऊपर की उम्र होगी। तो बोले कि आपको क्यों चाहिए? बोले क्योंकि उसको इंस्पायर होता है, आप कुछ अच्छा बोलते हैं तो बोले कि वो थोड़ा से अंग्रेज टाइप के थे मानेकशॉ, तो उन्होंने बोला कि डार्लिंग, दैट सोल्जर स्टैंडिंग, दैट 20-year बॉय हु स्टैंडिंग एट द बॉर्डर एट द लाइन ऑफ कंट्रोल इज़ माई इंस्पिरेशन। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े लोग ही हमेशा प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। मैं कई बार आप लोगों के जैसे युवाओं को देखता हूँ तो वो भी इंस्पिरेशन, मुझे प्रेरणा उनसे मिलती है। बहुत सारे नाम हैं, किन किन का नाम लूँ। मेरे गुरुदेव रहे हैं, श्री प्रेमजीत सिंह रहे हैं, अभी भी हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने चाणक्य और बहुत सारी ऐसी दूसरी फिल्में भी बनाई हैं, उपनिषद गंगा बनाया है, तो उनसे मैं सीखता रहता हूँ। अभी भी श्री विक्रम मल है, मेरे सीनियर रहे हैं, तो ये कुछ नाम है। मेरे बॉस रहे AVS राव, तो इनसे मैं हमेशा सीखता रहा। आपके जीवन में भी ऐसे लोग आएंगे। एक चीज़ मैंने अवश्य सीखी जो मुझे डॉक्टर द्विवेदी ने बताई कि जब भी तुम काम करते हो तो ख्याति मिलती है, देर से देर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको बताएं कि अरे तुम्हारा इंटरव्यू आया है, ज़्यादा उड़ तो नहीं रहे हो, धरातल पे ही हो ना, बहुत खुशी हो रही है ना तुमको, कहीं तुम्हारा होर्डिंग पे फ़ोटो आ गया, नाम आ गया, अखबार में आ गया, TV पे आ गया। तो आपको नीचे लाने के लिए आपके पास ऐसे मित्र होने चाहिए जो आप आईना दिखा पाएँ। अधिकतर लोगों के पास ऐसे मित्र नहीं होते हैं, तो वो देव दुर्लभ साथी बहुत आवश्यक है। तो मैंने भी उस दिन के बाद से तय किया है कि 4-5 लोग जो मैंने नाम लिए, डॉक्टर सुभाष बारोट इंदौर रहते हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनसे प्रेरणादायी अधिक जीवन मैंने नहीं देखा। हर्ष चौहान जी का नाम लिया, मिलिंद दांडेकर जी का लिया, महेश शर्मा जी का लिया। तो ये लोग जब मुझे बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, तब मैं तय कर लेता हूँ कि हाँ काम अच्छा हुआ है। मतलब उसमें फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स आए, कितने फॉरवर्ड मिले, कितने शेयर मिले, वो मेरे सफलता का मापदंड नहीं। ना ही मेरी विफलता का मापदंड सोशल मीडिया या जनता है। ये 4-5-6 जो मैंने नाम बताया, जब वो बोलते हैं कि मैं सफल हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि मैं सफल हूँ। जब वो बोल देते हैं कि मैं विफल हूँ तो मैं अपने आप को विफल मान लेता हूँ। तो ये जनता पे नहीं छोड़ना चाहिए कि आपकी कितनी प्रसिद्धि हो गई है या आप कितने कुख्यात, प्रख्यात, विख्यात हो गए। तो कुछ प्रिंसिपल्स ये मैंने जीवन में बना के रखे हुए हैं जिनसे सुखद रहता हूँ
और काम करने में भी आसानी होती है। अच्छा सर, आप हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार की ओर से जो दर्शक है हमारे, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग एक बहुत ही महान विराट संस्कृति के वाहक हैं। ये हमको लगातार भुलाने का प्रयास चल रहा है। आपको लगता है कि जो देश जिसने हम पे राज किया था वो ऐसे ही चला गया? वो ऐसे ही नहीं गया है। उसका अभी भी उद्देश्य है, या उसके साथ के जो देश हैं या चीन भी है, तो उनका हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि भारत को किस प्रकार से तोड़ा जाए। तो हमको ये समझना होगा कि हमारे सामने युद्ध की स्थिति है। हम लोग कई प्रकार से अपने दिमाग में बना लेते हैं कि नहीं, पूरी दुनिया एक परिवार है। वो तो हम बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं ऐसा। तो अपने दुश्मन को पहचानना, हमारे सामने जो युद्ध है उसको रिकग्नाइज करना कि हमारे सामने ये युद्ध है, ये युद्ध की स्थिति है, और इस युद्ध में हमारी भूमिका होनी चाहिए। देखिए, हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि जिससे हम नहीं निपट पा रहे, जैसे जाट आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, तो पुलिस उसको कंटेन नहीं कर पा रही थी, तब इंडियन आर्मी को बुलाया। तो 50,000 की पुलिस नहीं कर पाई, 5,000 की इंडियन आर्मी ने फ्लैग मार्च किया, तो वो सिचुएशन हाथ में आ गई थी। अगर वो आर्मी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, फिर कौन करता? तो ये हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं, हमारा आखिरी पत्ता है। तो ये आखिरी युद्ध हमारी आर्मी लड़ती है ना। तो हमारी आर्मी को भी क्यों लड़ना पड़ता है? क्योंकि जो युद्ध हमारे सामने होते हैं, जब हम नहीं लड़ते हैं उसको, तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं, है ना। मान लीजिए इस कक्ष में बैठे हुए हैं और कुछ असामाजिक तत्व अंदर आ जाएं, और हम लोग ये इंटरव्यू ही करते रहे, है ना, और वो अंदर तोड़फोड़ करके, महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनको नुकसान पहुँचा के चले जाएं, और हम इंटरव्यू करते रहे, तो ये नैतिक रूप से सही होगा क्या? नहीं होगा। यूपी में कुछ मदरसे हैं जहाँ से अब कश्मीर की ओर वो रुख कर रहे हैं, पहले से भी था, अब और ज़्यादा कर रहे हैं, और वो रेडिकलाइज कर रहे हैं कश्मीर में यूथ को जाके, और नए टेररिस्ट तैयार कर रहे हैं, है ना। तो ये आर्मी का काम नहीं है कि ऐसे मदरसों को बंद किया जाए, ये हमारा काम है, आपका काम है, ठीक है। जब हम उनको नहीं रोकते हैं तो वो रेडिकलाइज होकर अंत में कौन लड़ता है? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी लड़ती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे सामने के जो युद्ध हैं वो हमको लड़ने पड़ेंगे। पैसा, फेम, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। जब घर पे समस्या हो, माँ बीमार हो, पिताजी बीमार हो, हमारे छोटे भाई बहन बीमार हो, तब हम क्या करते हैं? भिड़ जाते हैं ना उनकी सहायता करने के लिए। तो ये जो पूरा समाज है, ये पुत्रवत समाज है, हमारे बच्चे जैसा है, या कुछ भी, इसको माँ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो इसकी सेवा करने के लिए हम लोग जन्मे हैं। भारत में जन्म लेना बहुत बहुत कठिन है। मैं तो इतने देशों को देखा है, मैंने उनके बीच में काम किया है मैंने। हमारा जितना वृहद गंभीर जो विचार है वो कहीं पर भी नहीं। तो इस विचार को समझना और ये सोचना कि हमारा जन्म यदि भारत में हुआ है तो किस प्रयोजन से हुआ है ना। इतने ऋषि मुनि हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं, बहुत लंबी मतलब श्रेणी बहुत लंबी, कतार बहुत लंबी है। आप सोचेंगे तो आप थक जाएंगे गिनते गिनते, इतने लोग हुए हैं। तो आपकी जो जनरेशन है, आपने प्रश्न पूछा कि उनके लिए क्या संदेश है, तो एक समय आता है जब आगे की जनरेशन पीछे की जनरेशन को वो मशाल, जो बैटन है, वो थमाती कि अब इसके आगे आपको दौड़ना है, आपको युद्ध लड़ना है। तो आप लोग, अधिकतर लोग कॉलेज में आ गए हैं, तो वो आपके पास मशाल आ गई है। आप क्या करने वाले हैं उसका ये विचार करना है। जो हमने किया है ना, आवश्यक नहीं कि आप सब कुछ वैसा ही करें, आप और अच्छा करें। यही मेरा संदेश है। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो ये लोगों की मदद करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? हम लोग सोशल मीडिया पे भी हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप यदि बताएं कि किन से मिलना है तो मैं मिल सकता हूँ उनसे। देखिए, हमारा विशेष प्रयोजन युवाओं से जुड़ने का ही है। जो मैंने मशाल बोली है, किसी एक दो लोगों को दे नहीं सकते, सभी को देनी होती है। तो हमारा भरसक प्रयास रहता है कि हम किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं युवाओं से। और देखिए, 2 कदम यदि मैं चल रहा हूँ तो 4 कदम उनको भी चलना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ये हमारा खुद का चुना हुआ मार्ग है, जिसमें कंटक हैं, कांटे हैं। ये आसान मार्ग नहीं है, सब नहीं चल पाएंगे, लेकिन जो चल पाएंगे उनको तो ढूंढना पड़ेगा, और उन्हें भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बताया। मेरा जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है वो पब्लिक स्पेस में भी है, कोई भी मुझे फ़ोन लगा सकता है, मैसेज कर सकता है, जुड़ सकता है।
और हमारे गांव में ही काम करना ऐसा भी नहीं है, आप कहीं नया काम करना चाहते हैं वहाँ पर भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमसे बातचीत की। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों में से कोई सर के साथ जुड़ना चाहता है तो सर के व्हाट्सएप नंबर या फिर सोशल मीडिया के थ्रू सर को कांटेक्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।